हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडी विद डियर खान सर पर। तो बेटा चलो स्टार्ट करते हैं। सेट 4 है ये, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम का पेपर है ये, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है हमारा, मानव संसाधन प्रबंधन का निम्न में से कौन सा प्रकार्य, मानव संसाधन मैनेजमेंट का निम्न में से कौन सा प्रकार्य भविष्य मानव संसाधन आवश्यकताओं को पहचानना, भविष्य की जो मानव संसाधन आवश्यकताएं उनको पहचानना और कार्मिक जरूरतों के पूर्वानुमान को सम्मिलित करता है। पहचानना और कार्मिक जरूरतों के पूर्वानुमान को सम्मिलित करता है। नियोजन, आयोजन, निर्देशन और कार्मिक व्यवस्था। तो भैया नियोजन मतलब प्लानिंग, क्या प्लानिंग ये करता है। कार्मिक जरूरतों के पूर्वानुमान को सम्मिलित करता है कौन, नियोजन। एक प्लानिंग होती है कि भाई ये करना है वो करना है, एक पूर्वानुमान लगाया जाता है, ठीक है। और भविष्य की मानव संसाधन आवश्यकताओं को पहचान लेता है, ठीक है। ओके, देखिए अगला, यह प्रबंधन का सर्वोपरि व प्रथम सोपान भी है। नियोजन, सबसे पहले क्या करना पड़ता है, कोई काम चालू करते तो प्लानिंग करनी पड़ती है ना। यह प्रबंधन का सर्वोपरि व प्रथम सोपान है जो लक्ष्यों को निर्धारित करता है वह उनके क्रियान्वयन की कार्यविधि तय करता है, ठीक है। ओके, परीक्षण संतुलन, ट्रायल बैलेंस में यदि मजदूरी को वेतन के साथ जोड़ दिया जाए, यदि मजदूरी को वेतन के साथ जोड़ दिया जाए और इसे वेतन और मजदूरी के रूप में दिखाया जाए तो यह अभिलेख होती है लाभ और हानि लेखा, व्यापार लेखा तुलन पत्र। भैया इसको लाभ और हानि लेखा कहते हैं। वेतन और मजदूरी अगर होती है ना, इस तरह से जोड़ा है कि वेतन मजदूरी के रूप में, तो लाभ और हानि लेखा होगा। है क्या होगा, है लाभ और हानि लेखा। ओके, वेतन लाभ हानि खाता में, लाभ हानि खाता में दिखाया जाता है भैया। वेतन लाभ, वेतन जो है ना लाभ हानि खाता में दिखाया जाता है क्योंकि यह परोक्ष व्यय है, ठीक है ना। यदि मजदूरी वेतन हो तो फिर वो व्यापार खाते में जाता है, ठीक है, क्योंकि पहला शब्द जो है प्रत्यक्ष व्यय बता रहा है इसलिए। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से अनुकरण अभ्यासों के किस प्रकार में प्रशिक्षण को विभिन्न दल में विभाजित किया जाता है और एक नकली बाजार में प्रतिस्पर्धी फर्मों की भूमिका निभाने को कहा जाता है। नकली बाजार समझते हो, एक अपन डुप्लीकेट बना लेते हैं ना मार्केट, वो तो व्यापार खेल है एक तरह का। व्यापार में भी ऐसा एक प्रशिक्षण दिया जाता है कि ऐसा मार्केट रहेगा आपका और ऐसे प्रतिस्पर्धी कंपनी आपके सामने रहेगी, है ना, आप कैसे बेहतर प्रदर्शन करेंगे, ठीक है ना। ऐसा तो व्यापार में क्या है, व्यापार खेल खेला जाता है। ये वाला आंसर है आपका, ठीक है ना। ओके, व्यापार खेल, अनुकरण अभ्यासों के व्यापार खेल में प्रशिक्षणों को विभिन्न दल में विभाजित किया जाता है। जो प्रशिक्षण दिया जाता है ना, उन प्रशिक्षणों को विभिन्न दलों में, अलग अलग भागों में डिवाइड किया जाता है और एक नकली बाजार प्रतिस्पर्धी फर्मों की भूमिका निभाने को कहा जाता है, ठीक है ना। प्रतिस्पर्धी फर्म जो होती है, कंपनियां जो होती है, उन फर्मों की भूमिका निभाने को कहा जाता है, ठीक है। ये तो व्यापार में खेल एक तरह का है। प्रबलीकरण सिद्धांत किस पर आधारित है। विदेशी कार्य पर व्यवहार के बीच असंगति पर अधिगम सिद्धांत और स्किनर का सिद्धांत है भी है, स्किनर ने दिया था ये। अधिगम सिद्धांत और स्किनर का सिद्धांत पर आधारित है प्रबलीकरण सिद्धांत, ठीक है। प्रबलीकरण सिद्धांत ऐसे याद करना, स्किनर का सिद्धांत और प्रबलीकरण का सिद्धांत का कनेक्शन, कि जब किसी पर अपन बल लगाते हैं ना, बल, तो सबसे पहले उस पर अपनी स्किन ही रखाती है। स्किन जैसे हाथ की स्क्रीन है, स्किन है ना, तो बल लगाएगी तो कौन लगाएगी, सबसे पहले स्किन टच होगी उससे। तो प्रबलीकरण स्किन, नर की क्या, स्किन, ठीक है। तो अधिगम सिद्धांत और स्किनर का सिद्धांत प्रबलीकरण सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। ओके, तुलन पत्र लेखांकन समीकरण पर आधारित है। तुलन पत्र जो है वो लेखांकन समीकरण पर आधारित है। तो देखिए, परिसंपत्तियां बराबर देनदारियां पूंजी, है ना, और परिसंपत्ति प्लस देनदारियां बराबर पूंजी। तो पहले आंसर हमारा सही है, परिसंपत्ति के बराबर क्या होना चाहिए, देनदारियां प्लस पूंजी। ओके, पहला आंसर सर। निम्न में से कौन सी अवधारणा एक नौकरी के लिए उपलब्ध उम्मीदवारों में से सबसे उपयुक्त उम्मीदवार को चुनने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित है। चयन, भाई सबसे पहले क्या होता है, चयन ही होता है सब मेरे ख्याल से। तो
आपके ख्याल से क्या होता है भैया, आप बता देना, ये आंसर लगाऊंगा मैं तो, है ना। क्या बोला उसने, निम्न में से कौन सी उदाहरणा, कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो एक नौकरी के लिए उपलब्ध उम्मीदवारों में से, जैसे आप कहीं पे नौकरी के लिए गए तो आप उपलब्ध हो गए उम्मीदवार के रूप में वहाँ पे, तो सबसे पहले उपयुक्त उम्मीदवार को चुनने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित है, तो आपका चयन ही होगा ना भैया सबसे पहले, तो चयन। ओके, देखो चयन प्रक्रिया, नियुक्तिकरण का पहला सोपान है, याद रखना ये भी प्रश्न बन जाता है। नियुक्तिकरण का पहला सोपान कौन है, चयन प्रक्रिया है, जिसमें मानव संसाधन उपयुक्त उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया अपनाता है। जो मानव संसाधन होता है वो उपयुक्त उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया अपनाता है, जो मेन जो सिलेक्टेड उम्मीदवार होते हैं उनका चयन कर लिया जाता है। निवेश मानदंड के निम्नलिखित तरीकों में कौन सा तरीका बट्टागत नकद प्रवाह मानदंड के अंतर्गत आता है। निवेश मानदंड के जो तरीके होते हैं जिनमें निवेश किया जाता है कि निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा तरीका बट्टागत नकद प्रवाह मानदंड के अंतर्गत आता है। लेखांकन, प्रतिफल दर, भुगतान वापसी दर और अवधि, भुगतान वापसी अवधि और आंतरिक प्रतिफल दर, रिटर्न की बाहरी दर। आंसर आएगा भैया आंतरिक प्रतिफल दर, ठीक है ना, आंतरिक प्रतिफल दर। निवेश मानदंड, निवेश मानदंड के निम्न तरीकों में आंतरिक प्रतिफल दर बट्टागत नकद प्रवाह मानदंड के अंतर्गत आता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा सीवनहीन संचार के लिए रोध नहीं है भैया। सीवनहीन मतलब सीमलेस, है ना, यस। मतलब हिंदी में बोले तो निरंतरता, सीवनहीन का मतलब कौन सा निरंतरता संचार के लिए रोध नहीं है। रोध मतलब रुकावट नहीं है। यदि आप निरंतर संवाद करना चाहते हैं तो उसमें ऐसी कौन सी चीज़ है ये ऑप्शन में जो उसको रोकेगी नहीं, है निरंतर संचार को। तो देखो भैया, दोषपूर्ण अनुवाद अगर होगा तो वो भी रोकेगा। अगर उचित योजना है तो उचित योजना अगर है तो फिर रोकने का कोई सवाल ही नहीं है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। विकृत संचार है मतलब कहीं ना कहीं त्रुटि है संचार में, तो वो भी रोकना है एक तरह का। बुरी तरह से अगर आपने संदेश को व्यक्त किया है तो वो भी एक तरह की रुकावट ही है ना। तो उचित ऑप्शन हमारा जो रहेगा उचित योजना, है ना। कौन सा रहेगा, उचित योजना। ओके, उचित योजना सीवनहीन संचार के लिए रोध नहीं है, अतः वह उपयुक्त है। निम्न में से कौन सा ट्रायल बैलेंस कच्चा मिलान का उद्देश्य नहीं है। निम्न में से कौन सा ट्रायल बैलेंस मतलब कच्चा मिलान का उद्देश्य नहीं है। लेखा प्रविष्टियों की अंकगणितीय सटीकता की जांच करना, वित्तीय विवरण के लिए आधार बनाना, खाता बही को संक्षिप्त करना, व्यापार के लाभ का आकलन करना। ये डी वाला आएगा भाई, व्यापार के लाभ का आकलन करना, ये ट्रायल बैलेंस का उद्देश्य नहीं है भैया, ठीक है ना। यानी कि कच्चा मिलान का उद्देश्य नहीं है व्यापार के लाभ का आकलन करना। हाँ, बाकी सभी उद्देश्य है उसके। व्यापार के लाभ का आकलन करना, क्योंकि तलपट व्यापार बनाने का मुख्य ध्येय खाता बही की अंकगणितीय शुद्धता की जांच करना होता है भैया। अंकगणितीय शुद्धता जो होती है, कहीं अंकों में तो गड़बड़ नहीं है, उस शुद्धता की जांच करना होता है, ठीक है। तलपट समझते हैं, तलपट क्या होता है। तलपट, अरे भैया एक ऐसी पुस्तिका होती है जिस पर आय व्यय का संक्षिप्त विवरण होता है ना। हाँ, उसी को बोलते हैं आय व्यय फलक, आय व्यय फलक, ठीक है। ओके, हाँ वही मतलब है कि किसी पुस्तिका का वह फलक या पट जिस पर आय और व्यय का संक्षिप्त विवरण हो उसको बोलते हैं हम तलपट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कंपनी ने शेयरधारकों को लाभांश के रूप में नगद 2 लाख रुपए घोषित करने का निर्णय लिया। यह के अंतर्गत एक नकदी बहिर्वाह के रूप में नकदी विवरण में परिलक्षित होगा। 2 लाख रुपए का नगद दिया है तो कौन से खाते में उनके लिखाएगा, मतलब परिचालन गतिविधियों में, निवेशी गतिविधियों में, वित्तीय गतिविधियों में, लेखा गतिविधियों में। बताइए भैया, वित्तीय गतिविधियों में, और क्या, ठीक है। 10 का बी, राइट भाई, इतने पैसा दिया है तो वित्तीय गतिविधियां में लिखा जाएगा वो। अगला है वित्तीय गतिविधियां, क्योंकि लाभांश वितरण वित्तीय गतिविधियों में नगद बहिर्वाह माना जाता है, ठीक है ना। वित्तीय गतिविधियों में नगद बहिर्वाह माना जाता है।
निम्न में से कौन सी एक वांछित भविष्य अवस्था है? वांछित भविष्य अवस्था है जिस तक पहुंचने के लिए संगठन प्रयास करता है। लक्ष्य, हर संगठन अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करता है, भैया सिंपल है ये तो, है ना। लक्ष्य भावी संभावनाओं के क्रियान्वयन का एक अंग है। बिना लक्ष्य के उपक्रम सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। समझ लो आप, बिना लक्ष्य के कोई भी कंपनी सफलता प्राप्त नहीं कर सकती। तो आप भी देख लो भैया, आपका अगर एक फाइनल लक्ष्य नहीं है तो सफलता से थोड़ी दिक्कत हो सकती है। सफलता देर से मिल सकती है या मिले भी नहीं है। ठीक है, इसलिए लक्ष्य बनाना बहुत बहुत जरूरी है। ओके, इनमें से किस कर्मचारी शेयर योजना में कंपनी कर्मचारियों को एक भविष्य की तिथि पर शेयर लेने का विकल्प प्रदान करती है? इनमें से किस कर्मचारी शेयर योजना में, कर्मचारियों की एक लिए एक शेयर योजना है, उसमें कंपनी जो है जिसमें कर्मचारी काम करते हैं वो कंपनी कर्मचारियों को एक भविष्य की तिथि पर, मतलब आने वाला जो भविष्य है उसकी तिथि पर शेयर लेने का विकल्प प्रदान करती है कि उसके जो कर्मचारी वो भी शेयर ले सकते हैं। उसके लिए कौन सी योजना है? शेयर मूल्य वृद्धि अधिकार, कर्मचारी शेयर क्रम योजना, कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना, प्रीमियम मूल्य योजना। बताइए भाई। वेरी गुड, सा आंसर है ना, कर्मचारी स्टॉक कर सकता है इस योजना के तहत। विकल्प अधियोजना है ये। ठीक है, ओके। कर्मचारी स्टॉक विकल्प अधियोजना कर्मचारी के कल्याण के एक अंग के रूप में बोनस के स्थान पर एक विकल्प है भी है। किस स्थान पर? बोनस के स्थान पर एक विकल्प है ये योजना। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य स्तर के प्रबंधक इसके बारे में चिंतित होंगे। मध्य स्तर के प्रबंधक इसके बारे में चिंतित होंगे। किसके बारे में? अंतिम उद्देश्यों के बारे में या प्रभागी उद्देश्यों के बारे में? बिल्कुल सही है, प्रभागी उद्देश्यों के बारे में चिंतित होना पड़ता है इनको बेचारों को, जो डिपार्टमेंटल टास्क होते हैं एक तरह से, है ना। मध्य स्तर के प्रबंधक प्रभागी उद्देश्यों के बारे में चिंतित होंगे। ओके, ऋण निधि का एक सस्ता स्रोत है भैया। निधि मतलब फंड का एक सस्ता स्रोत है, क्योंकि व्यापार का मालिक निम्न प्रतिफल दर की उम्मीद करता है। निम्न प्रतिफल दर की उम्मीद करता है। ऋणों पर ब्याज का भुगतान एक व्यय के रूप में माना जाता है। ऋणों पर जो ब्याज का भुगतान है वो एक व्यय के रूप में माना जाता है। बिल्कुल सही बात है। एवं इसलिए यह कर योग्य आय को कम कर देता है भैया। बिल्कुल सही है, बी पे जाऊंगा सर मैं तो। ठीक है ना, ओके। आगे देखिए, आयम बा दोनों, नहीं 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 नहीं, सिर्फ बा देखो। ऋणों पर ब्याज का भुगतान एक व्यय के रूप में माना जाता है भैया। किस रूप में माना जाता है? ऋणों पर ब्याज का जो भुगतान होता है ना वो एक व्यय के रूप में, खर्च के रूप में माना जाता है। एवं इसलिए यह कर योग्य आय को कम कर देता है। जैसे कि आपको 50,000 रुपये पर टैक्स देना है ना, तो आपका खर्चा हो गया उस 50,000 में से 20,000 रुपये, तो कितना बचा आपका? 30,000। तो बस अब आपको 20,000 का टैक्स नहीं देना है, 30,000 रुपये देना है। ठीक है, इस तरह से। ओके, जब व्यापार का मालिक अपने निजी प्रयोग के लिए व्यापार से धन माल को निकालता है तो इसे कहते हैं आहरण करता है बेटा। वो क्या करता है? आहरण। भाई किसी कंपनी का मालिक है, वो अपनी कंपनी से पैसा निकाल रहा है निजी उपयोग के लिए, है ना, अपने व्यापार से धन निकालता है, तो उसको क्या बोलते हैं? आहरण बोलते हैं उसको। आहरण से तात्पर्य उस राशि या माल से है जो व्यापार का स्वामी अपने किसी प्रयोग में लेता है भैया, है ना। व्यापार का स्वामी अगर लेगा खुद तो उसको क्या बोलेंगे? आहरण बोलेंगे, आहरण। ठीक है, खरीदारी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है जब अच्छी याद के साथ उत्पाद या सेवा के लिए एक विज्ञापन खरीदार देखता है। भाई आप सिर्फ विज्ञापन देख के ही सामान खरीद लेते हो क्या? जरूरी नहीं सर। ठीक है, विक्रेता उत्पाद या सेवा के लाभों से खरीद कर को राजी कर लेता है। क्या आपको कोई लुभावना ऑफर देता है डायरेक्टली तो आप खरीद लेते हो क्या? ये है क्या आपका आंसर? मतलब खरीदारी चालू कर देते हैं आप क्या? इसको देखकर बा आंसर को। सा आंसर है, खरीदार उत्पाद या सेवा के लिए ज़रूरत को पहचान लेता है, विक्रेता छूट देता है। भैया सबसे बड़ी चीज़ है, इन छूट से भी फर्क नहीं पड़ता है। कोई चीज़ अगर आपको ज़रूरत ही नहीं है तो भले उस पर कितनी छूट मिल जाए, क्या लेने की ज़रूरत है उसको? खरीदोगे क्या? नहीं खरीदेंगे। सबसे मेन चीज़ है आपकी ज़रूरत। सबसे मेन चीज़ है कि ज़रूरत अगर है तो हम खरीद लेंगे भैया, फिर वो महंगी हो सस्ती हो कैसे भी है। तो ये तीसरा साथ वाला सही लग रहा है। खरीदार
सेवा के लिए ज़रूरत को पहचान लेता है बस, है ना, कि ज़रूरत है तो फिर ले लो। ठीक है। खरीदारी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है जब खरीदार उत्पाद या सेवा के लिए ज़रूरत को पहचान लेता है। ठीक है ना। इनमें से कौन सी नेताओं की विशेषता है जो सत्यशील और गैर धोखेबाज बनकर उनमें और उनके अनुयायियों के बीच संबंधों में विश्वास का निर्माण करती है। सत्यशील का मतलब ईमानदारी है और गैर धोखेबाज का मतलब सत्यनिष्ठा है उसके अंदर। तो ये बी आंसर आ गया हमारा डायरेक्ट। ठीक है। या ओके। ईमानदारी और सत्यनिष्ठा नेताओं की विशेषता है जो सत्यशील और गैर धोखेबाज बनकर उनमें और उनके अनुयायियों के बीच संबंधों में विश्वास का निर्माण करती है। बिल्कुल सही। एक सीपीयू के प्रमुख घटक क्या है? सीपीयू जो होता है हमारा कंप्यूटर वाला, उसके प्रमुख घटक क्या है भैया? रजिस्टर सेट, नियंत्रण इकाई, सहायक मेमोरी। रजिस्टर सेट, नियंत्रण इकाई, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सहायक मेमोरी या नियंत्रण इकाई, रजिस्टर सेट या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। बताइए 18 का। बिल्कुल राइट, डी आंसर। नियंत्रण इकाई होती है भैया, रजिस्टर सेट होता है और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है इसमें। ठीक है ना, बिल्कुल सही। एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बुनियादी गणित, तार्किक नियंत्रण और इनपुट आउटपुट के संचालन के निर्देश के द्वारा निर्दिष्ट प्रदर्शन से एक कंप्यूटर प्रोग्राम के निर्देशों से बाहर किया जाता है। कि एक कंप्यूटर के भीतर इलेक्ट्रॉनिक विद्युत परिपथ तंत्र है। बिल्कुल, इलेक्ट्रिक सिस्टम लगा होता है अंदर ही अंदर कंप्यूटर में। नियंत्रण इकाई, रजिस्टर सेट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सीपीयू के प्रमुख घटक माने जाते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है, एक ग्राहक से अशोध्य ऋण, वही बैड डेप्ट, वसूला गया। कौन सा? अशोध्य ऋण या बैड डेप्ट वसूला गया, मतलब जो जिसकी संभावना नहीं थी कि ये देगा लेकिन उससे वसूल लिया गया। यह होगा क्या होगा? तुलन पत्र में देनदार से कटौती, तुलन पत्र में देनदारों को जोड़ना, या P&L लेखा में क्रेडिट किया गया। P और L लेखा को पढ़ना बेटा, आप डिटेल से समझ में आ जाएगा कि ये उसमें लिखा जाता है। P और L लेखा में क्रेडिट किया जाता है। ये जो बैड डेप्ट होता है ना, उसको किस में रखते हैं हम? जो वसूल लिया जाता है उसको P&L लेखा में क्रेडिट किया जाता है इसको। ठीक है, सा आंसर। एक ग्राहक से अशुद्ध ऋण वसूला गया या P&L क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बॉन्ड का एक अंकित मूल्य होता है। बात सही है, तो बॉन्ड का अंकित मूल्य होता ही है। बॉन्ड एक प्रीमियम है यदि इसका मूल्य अंकित मूल्य से कम हो। ये संदेह वाला मामला है। इसके बाद बॉन्ड एक छूट है यदि इसका मूल्य अंकित मूल्य से कम हो, है ना। ओके। और एक बॉन्ड पर छूट या प्रीमियम उसकी निर्धारित कीमत और अंकित मूल्य के बीच का अंतर होता है। सही है ये बात भी। एक बॉन्ड पर छूट या प्रीमियम उसकी निर्धारित कीमत और अंकित मूल्य के बीच का अंतर होता है। बॉन्ड एक प्रीमियम है यदि इसका मूल्य अंकित मूल्य से कम हो। ये वाला आंसर गलत है भैया, मतलब कथन सत्य नहीं है ये। बॉन्ड एक प्रीमियम है यदि इसका मूल्य अंकित मूल्य से कम हो। ठीक है, देखो उत्तर दिया है उसने। एक बॉन्ड किसी कंपनी या सरकार द्वारा इसके उधार दाताओं के लिए जारी किया गया एक वचन पत्र होता है भैया। क्या है बॉन्ड? एक वचन पत्र। एक बॉन्ड ऋण का वह साक्ष्य है। एक बॉन्ड जो है ना, ऋण का वह साक्ष्य है जिस पर जारीकर्ता कंपनी बॉन्ड धारक को प्रायः निर्दिष्ट समयांतरालों के लिए ब्याज की एक निर्दिष्ट राशि का भुगतान करने का वादा करती है कि इतना ब्याज भुगतान किया जाएगा, और समाप्ति की तिथि पर मूल ऋण चुकाने का वादा करती है। ठीक है, कि समय समाप्त हो जाएगा तो मूल और ऋण आपका चुका दिया जाएगा, मूल ऋण। निम्न में से बॉन्ड एक प्रीमियम है यदि इसका मूल्य अंकित मूल्य से कम हो, या कथन सत्य नहीं है। ठीक है। कि समयावधि के अंदर होने वाले लेन देन के लिए वित्तीय खाते तैयार किए जाते हैं। 12 महीने के लिए वित्तीय खाते तैयार किए जाते हैं। क्या है इसमें? सिंपल है यार, देखो 12 माह की समयावधि के अंदर होने वाले लेन देन के लिए वित्तीय खाते तैयार किए जाते हैं। कौन सा दृष्टिकोण अनुमत करता है कि जिस रूप में और कब सामग्री की आवश्यकता हो, बस जब वह वैसे ही आ जानी चाहिए। JIT समय यही आएगा पहले ही। JIT समझते हैं? JIT मतलब हिंदी में होता है सही समय पर, और इंग्लिश में होता है जस्ट इन टाइम, है ना। हाँ ठीक है, तो जस्ट इन टाइम।
प्रश्न को 2-3 बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, है बेटा। नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं समझा दूंगा, ठीक। देखो, जीआईटी सही समय प्रणाली दृष्टिकोण अनुबंध करता है कि जिस रूप में और कब सामग्री की आवश्यकता हो, बस जब वह वैसे ही आ जानी चाहिए। संगठन में प्राधिकरण के 3 मुख्य प्रकार कौन से हैं? प्राधिकरण के 3 मुख्य प्रकार कौन से संगठन में? लाइन, सलाहकार और स्टाफ। लाइन, स्टाफ और सेवा। लाइन नियंत्रण और प्रकार्यात्मक, और लाइन, स्टाफ और प्रकार्यात्मक। बिल्कुल डी आंसर पे जाएंगे। लाइन होती है, फिर स्टाफ और फिर प्रकार्यात्मक। ओके, देखो, संगठन में प्राधिकरण संगठन के 3 मुख्य प्रकार है, लाइन, स्टाफ और प्रकार्यात्मक। व्यवसाय की कुल चालू परिसंपत्ति में निवेशित पूंजी के रूप में जानी जाती है। व्यवसाय की जो कुल चालू परिसंपत्ति होती है उसमें जो निवेशित पूंजी होती है ना, वो किस रूप में जानी जाती है? सकल कार्यशील पूंजी के रूप में, निवल कार्यशील पूंजी के रूप में, या स्थायी कार्यशील पूंजी के रूप में, या अर्ध परिवर्ती कार्यशील पूंजी के रूप में? जल्दी बताइए फटाफट से। सकल कार्यशील पूंजी है वो, या निवल कार्यशील पूंजी है वो, या फिर स्थायी कार्यशील पूंजी है वो? बिल्कुल सकल कार्यशील पूंजी है ना। ओके, देखो भाई, क्या होता है कि जो फर्में होती है उन फर्मों को उनकी जो रोज़मर्रा की गतिविधियां होती है उन गतिविधियों के भुगतान के लिए, जैसे कोई सामान अपने को ज़रूरत लग गई है ना, अब सामान ज़रूरत लग गई तो पैसा चाहिए ना उसके लिए, तो भुगतान के लिए नकद की आवश्यकता होती है उन्हें, है ना। और उन्हें वेतन, कच्ची सामग्री, बिलों व अन्य कई मदों हेतु भुगतान करना होता है, ठीक है ना। बिलों के लिए भी भुगतान करना होता है, ठीक है। तो इन कार्यों हेतु उपलब्ध धनराशि को फर्म की कार्यशील पूंजी कहा जाता है ना। इसके लिए पैसे जहाँ से भी जुगाड़ करते हैं वो, है ना, इस पैसे को हम क्या बोलते हैं? उपलब्ध बिलों अन्य मदों हेतु भुगतान करना होता है। इन कार्यों हेतु उपलब्ध धनराशि को ही क्या बोला जाता है? कार्यशील पूंजी कहा जाता है। कार्य के लिए पूंजी कहा जाता है, ठीक है। ओके, ये पढ़ लेना आप लोग पूरा का पूरा, समझ में आ जाएगी पूरी कहानी आपको। किस दृष्टिकोण का यह तर्क था कि व्यवसाय प्रतिष्ठान का बाजार मूल्य पूंजी संरचना को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता है? निवल प्रचालन आय दृष्टिकोण है भी है, बी वाला, है ना। निवल प्रचालन आय दृष्टिकोण। निवल प्रचालन आय दृष्टिकोण का यह तर्क था कि व्यवसाय प्रतिष्ठान का जो बाजार मूल्य होता है वो पूंजी संरचना को बिल्कुल भी प्रभावित, पूंजी की जो स्ट्रक्चर होती है उसको बिल्कुल भी प्रभावित वो नहीं करता है, ठीक है भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, गुड डे एंड टेक केयर।